हेलो, वेलकम टू प्रीति क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 10th सोल्यूशन ऑफ सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसे हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, मार्किंग स्कीम क्या है, ये सब। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी पीडीएफ की लिंक दी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्कस किया था कि हमारा एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। फर्दर हमारा जो पार्ट ए है वो डिवाइड है 2 पार्ट्स में, पार्ट सेक्शन ए फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड में। तो आज हम पार्ट ए के सेक्शन फर्स्ट का यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमें इसमें क्या बताना है कि 156 पहले हम यहाँ से कलर ले लेते हैं, पेन लेते हैं। चलिए, हमें यहाँ पे 156 को क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम की फॉर्म में हमें इसको लिखना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 156 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं फटाफट। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक। अब हमने ये देखा 39 हो गया, तो फिर से अब हम इसे किससे कर लेंगे, 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 13 से, 13 1 जा 13, ठीक है। तो अब हम इस 156 को कैसे लिख सकते हैं, अब हमें यहाँ से देखिए ये मिल गए प्राइम, है ना। तो अब हम इनको लिखेंगे, इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था तो हमने लिख दिया 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, × 3 × 13, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। Write a quadratic polynomial sum of whose zeros is 2 and product is -8। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसका पावर जो होता है वो 2 होता है, हैविंग पावर 2, ठीक है। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हमें क्या होगा, पावर जो होगी जिसकी 2 होगी उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अब इसमें अब जिसका पावर 2 है तो इसका मतलब उसके जीरोस जो होंगे वो कितने निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे, है ना। अब उसमें एक जीरो को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे जीरो को हम क्या मान लेते हैं, बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है इसने, सम ऑफ हुज जीरोस इज 2। अब कह रहा है ये जो 2 जीरोस जो निकले हैं इनका जो सम है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है आपका 2, और ऐसे ही इनका जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है आपका -8 है, ठीक है। तो अब ये जब हमें पता चल गया, ये दिया हुआ है हमको कि जीरोस का सम और प्रोडक्ट इतना है, तो अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें एक इक्वेशन ये मालूम है, x² माइनस सम ऑफ 2 जीरोस। सम ऑफ 2 जीरोस को हम किससे दिखाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया हमारा इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² हम एज इट इज उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 2, और ये हो गया हमारा x प्लस, अब यहाँ से भी बताया था कि अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस है -8, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -2x अगेन प्लस माइनस -8। तो ये जो है ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करना था, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पार्ट ए में 16 क्वेश्चन है, सेक्शन फर्स्ट में 16 क्वेश्चन है जो कि सारे के सारे 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट HCF 96 404 is 4, फाइंड द LCM 96 एंड 404। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चॉइस है, इसको बोलेंगे हम इंटरनल चॉइस, ठीक है। इंटरनल चॉइस मतलब कि इन दोनों क्वेश्चन में से हमें कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पूरे क्वेश्चनों में नहीं मिली है चॉइस हमको, केवल इस टाइप से हमें मिला, इंटरनल चॉइस के रूप में मिली है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटरनल चॉइस मिली, इन दोनों में से हमें कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हम दोनों करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, जिसमें इसने हमें क्या दिया है, ये 2 नंबर्स का HCF, कौन से 2 नंबर हमारे पास 96 एंड 404, इनका HCF हमको दिया है 4, और LCM अब हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर हमें ये चीज़ पता होगा, क्या चीज़, कि ये हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM, ठीक है।
ये हम जानते हैं कि हमारा जो 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। तो यहाँ से 2 नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 96 इंटू 404 इक्वल्स टू एचसीएफ। एचसीएफ कितना गिवन है आपको यहाँ से 4, इसकी वैल्यू रख दी, इंटू एलसीएम। ठीक है, तो अब हमें यहाँ देखा कि 4 जो हो रहा है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम से, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब हम ये कर देंगे डिवाइड। ठीक है, इक्वल्स टू आ गया आपका एलसीएम। अब सॉल्व करते हैं, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। ठीक है, ये हो गया 24। तो अब यहाँ से आपका आ गया 24 इंटू 404। ठीक है, अब हमें इसे क्या करेंगे, सॉल्व करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से इसको। यहाँ पे 404 को कितने से करना है आपको, 24 से। तो करेंगे, देखिए 4 4 जा 16, यह आ गया 4 4 जा 16। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम करेंगे तो 2 4 जा 8, 0 2 4 जा 8, तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 969। तो आ गया 9696। ये क्या हो गया आपका एलसीएम। इस तरीके से हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है आपका, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमें यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम बतानी है अर्थमेटिक की। ठीक है, जो क्या है हमारी, ये है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जिनके हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स मोर देन 2। कंपोजिट नंबर्स वे होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। जिनके 2 होते हैं, ओनली 2, उनको तो हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। 1 एंड इटसेल्फ, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि हम जो भी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो फैक्टराइजेशन हमारा यूनिक होता है बिल्कुल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, उस ऑर्डर से अपार्ट होता है जिसमें विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर क्या करते हैं हमारे, अकर करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम किसकी, अर्थमेटिक की। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 equals to 0 is consistent और inconsistent। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, हमें 2 इक्वेशन दी है और इन दोनों इक्वेशंस की हमें कोफिशिएंट का रेशियो कंपेयर करना है। ठीक है, और बताना है कि ये हमारे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी जो 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है हमारी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके कोफिशिएंट का रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, x के आगे कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में क्या है हमारा 3। ठीक है, इसके कोफिशिएंट का रेशियो लिख लिया। अब यहाँ पे -2/4 और यहाँ पे c कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, मीन्स 0, और यहाँ पे कितना है -20। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा, इसको हम फिर से सॉल्व करके अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 0, ये 0 ही हो गया पूरा। ठीक है, अब देखिए क्या ये हमारे जो रेशियोज हैं इनको कंपेयर करें, क्या ये इक्वल है हमारे, तीनों के तीन हमारे एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो जब हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन आ जाती है, जब हमारे इक्वल नहीं होते हैं ये रेशियोज, ये फॉर्म बन जाती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन होती है हमारी, ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, याद है। ठीक है, हम इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है वो कैसे होती है, ऐसी होती है कुछ जो हमारे केवल एक पॉइंट पर कट करती है। जब हमारे एक पॉइंट पर कट करती है तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ओनली वन सोल्यूशन। क्यों बोलते हैं हम इसको ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल एक पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है,
अब जब एक इसका सोल्यूशन निकल रहा है ना, इसका एक सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स देन फाइंड द एचसीएफ ए बी। ठीक है, अब हमें बोल रहे हैं कि ए और बी दो नंबर्स हैं, और कैसे नंबर्स हैं, हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो जिसका हमारा वन और इटसेल्फ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर्स। अभी कोप्राइम है, दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, ओनली वन आ रहा है ना, तो इसलिए एचसीएफ जो होगा ए कॉमा बी का वो कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से इंटरनल चॉइस है आपकी, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में थी, अब क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ पे क्या बोला है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जिसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें एंगल जो दिया है, एंगल ऑफ द सेक्टर जो दिया है थीटा, मतलब क्या हो जाए हमारा थीटा, एंगल जो है हमारा हो गया थीटा, कितना गिवन है आपको 60 डिग्री। और फाइंड करना है हमको यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री एंड 360 अपॉन 360। अब पाई की वैल्यू देखिए आपको यहाँ पे गिवन है, पाई आपने लेना है 22/7 एंड आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना है आपका 6। ठीक है, 6 × 6 क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा आपका, इस 6 से हम इस 36 को कैंसिल कर लेते हैं, 6 6 36, और फिर इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका जो बचेगा वो बच गया आपका 22/7 × 6, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 2 12, 6 2 12 और 1 13/7। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ से 62 हो जाएगा, तो 7 8 जा कितना आ जाएगा हमारा 56, है ना, 7 8 जा 56 हो जाएगा। फिर से हम इसको क्या लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। फिर से हम क्या, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा, फिर से हम इसको 6 बच गया, डेसिमल लगाया 0 60 हो गया। फिर से हम करेंगे 7 8 जा 56, अब क्या बच गया 4 है और डेसिमल है तो पॉइंट लग गया। ठीक है, तो 40 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35। अब फिर क्या बच गया 5, डेसिमल है तो कितना हो जाएगा हमारा, एक 0 और बढ़ जाएगा, है ना। अब 50 हो गया, तो 7 7 जा 49, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 डिजिट तक करा। अब ये देखिए, तो ये क्या हमारी 7 है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक डिजिट आगे आ जाएगा, इसमें हम 2 डिजिट तक ही लेंगे अब। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 18.86। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, तो हम इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर ही लिखेंगे। लेकिन हम एरिया निकाल रहे थे, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो ये हो गया 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सेकेंड पार्ट में है अ हॉर्स टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ क्या बोला है, एक हॉर्स है, ठीक है, उस हॉर्स को एक पोल से, ये मान लेते हैं हमारे पास एक पोल है, इस पोल से क्या कर रहा है, उस घोड़े को बांधा है। ठीक है, टाइट किया, कितना, उसकी जो रोप है वो कितनी मीटर लंबी है, 28। ठीक है, सपोज करा कि ये रोप है, हमारी रस्सी है, और ये कितनी मीटर लंबी है, 28 मीटर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेस। तो अब हमें क्या करना है, उस फील्ड का एरिया फाइंड, पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, जहाँ पे ये घोड़ा क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है, चल रहा है। ठीक, ये पोल था, ये घोड़े की रस्सी है, ये घोड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब घोड़ा क्या करेगा, अब ये है और पोल है, अब बाकी सब जो स्पेस है, तो यहाँ से क्या कर सकता है घोड़ा, कैसे भी है आपका क्या कर सकता है, इस तरीके से यहाँ पूरी फील्ड में कहीं भी वो इस इतने ही एरिया, इतनी ही जगह पर क्या कर सकता है, घूम सकता है ना, क्योंकि उसकी जो रस्सी है वो कितनी है,
28 मीटर लंबी है ना। तो ये इस तरीके से वो पूरा इस तरीके से क्या कर सकता है, घूम सकता है ना। तो ये घूमेगा तो ये हमारा कैसा बन गया हमारा, ये एक क्या कैसा फिगर बन गया, सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया, तो हमें क्या बताना है, इसका पेरीमीटर बताना है ना, क्योंकि ये बाउंड्री में ही तो चक्कर लगा रहा है, बाउंड्री में चक्कर लगा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बताएंगे, इसकी सरकमफेरेंस। ठीक है, तो पेरीमीटर बोलो या सरकमफेरेंस बोलो या आप, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है आपका 2πr। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख लेंगे 2π आपको गिवन है कितना है 22/7 एंड r जो है वो कितना है आपका 28 मीटर। ठीक है, ये है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कैंसिल कर लीजिए, 7 4 जा 28। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 4। ठीक है, अब सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17। ठीक है, और हमने देखा था कि इसकी रेडियस जो थी वो मीटर में थी। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा मीटर में। इसको हम इसकी जो यूनिट है उसको भी मीटर में रखेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारी केवल पेरीमीटर, केवल सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है, हमारी जो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस दोनों एक ही है। लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री की टोटल लेंथ है, तो इसलिए हम इसको केवल मीटर में लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, in the given figure DE parallel to BC, angle AD equals to 70 degree and angle BAC equals to 50 degree, then angle BCA equals to। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करा है, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है, लिख लेते हैं पहले, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल में हम इसका नेम है आपका ABC। ठीक, ये हमारे है, इसने साफ साफ हमें गिवन कर रखा है यहाँ पे कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो ये हमने इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हो गया आपका DE। ठीक है, DE पैरेलल टू BC ये गिवन है हमें। अब इसने बोला है कि एंगल ADE, ये जो ADE है ये कितना डिग्री है आपका 70 डिग्री। ठीक, और साथ में ही BAC ये जो हमारा एंगल A है वो कितना डिग्री है हमारा 50 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें क्या कर रहे हैं, अब फाइंड करना है हमें एंगल BCA, ये वाला एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब सोचना हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमको BCA मिल जाए। ठीक है, तो हमेशा जब भी हमें ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस हमें जब भी सॉल्व करने होते हैं तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है या फाइंड आउट क्या करना है। तो गिवन में हमने देखा कि सबसे पहले इसने ये बोला था कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन्स जब हमारी पैरेलल है तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमने वहां पे पढ़ा था पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी में कि ये जो एंगल्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। वहां पे हमने ये पढ़ा था कि ये जो एंगल्स होते हैं हमारे, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अब देखिए आप, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्योंकि ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस थी, है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये क्या हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल ADE इक्वल है हमारे किसके, एंगल ABC के। ठीक है, इक्वल है, क्यों इक्वल है इसका हम रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक, अब जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे, इसको देख दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हमें मालूम है कि ADE जो था वो हमारा कितना है, कितना डिग्री था, 70 डिग्री। तो इसलिए हमारे ABC भी कितना हो गया, 70 डिग्री। क्लियर हो गई बात, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो गया। तो अब देखिए, जब हमें अब मिल गया कि ABC हमारा 70 डिग्री है और एंगल A हमारा 50 डिग्री है, तो हमें एंगल C कैसे निकालना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA। ठीक है, और यही हमें फाइंड कर, BCA इक्वल्स टू हो गया आपका 180 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है हमारा 180 डिग्री। तो ये हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो
ये हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व कर बी ए सी। अब बी ए सी की वैल्यू अभी हमने इसमें देखी थी कितनी है, 50 डिग्री गिवन है हमको। ए बी सी की वैल्यू अभी फाइंड करी थी कितनी है, 70 डिग्री। और बी सी ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ से 180 डिग्री। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 50 प्लस 70 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, 120 प्लस बी सी ए इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, बी सी ए की वैल्यू निकालनी है। तो बी सी ए, एंगल बी सी ए को यही रहने देंगे। अब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ये आंसर निकल गया, एंगल बी सी ए जो है वो कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, 7th का फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या करना है, 7th का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका, इन द गिवन फिगर AD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, AE इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इज DE पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे आपको इन सबकी वैल्यूज दी हैं और ये पूछा है कि क्या DE BC के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बना लेते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप सीधा बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका A B C। ये आपके 6 चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो हमने वहाँ पे थ्योरम्स हैं आपकी, ट्रायंगल 6 चैप्टर ट्रायंगल जिसमें हम आपकी बीपीटी, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, वहाँ से ये क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो एग्जाम में आपकी थ्योरम्स भी आती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये तो बना हमारा ट्रायंगल। अब इसमें इसने वैल्यू दी थी कि AD जो थी वो 2 सेंटीमीटर है और BD जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, AE जो है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है और AC अब यहाँ पे पूरा दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पे हमें AC जो है वो किन दोनों को मिला के बनती है, AE प्लस EC को मिला के ही तो बन रही है, इन दोनों को प्लस करके ही तो हमारा AC बन रहा है। तो यहाँ AC जो है वो 7 है, तो हम क्या करेंगे, AE कितना है आपका 3.5 है प्लस EC। ठीक है, अब हम इन दोनों अगर माइनस कर देंगे, 7 में से 3.5 अगर माइनस हो जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, EC निकल जाएगा, है ना। तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3, तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी EC। ठीक, तो अब हमें क्या बोला है, जब हमने चारों वैल्यूज निकाल ली, अब इसने बोला है कि अब हमें बताइए कि ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं। तो याद करिए CBBT मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ क्या, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, वहां पे हमने ये देखा था कि अगर हमारी ट्रायंगल्स की दो साइड्स की ये रेशियो जो होते हैं, ये साइड्स जो है हमारी, अगर ये रेशियोज में होते हैं, ठीक है, इक्वल रेशियो में होते हैं, तो ये जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। ये हमने वहां पढ़ा था, ये तो ये था हमारी CBBT, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये चीज अगर हमारी ये क्या है, हमारे इक्वल है, ये हमारी जो रेशियोज हैं, अगर हमारी प्रोपोर्शनल्स क्या है, इक्वल हैं, तो हमें क्या करना है, तो तब ये हमारी जो लाइंस होंगी ये क्या होंगी, हमारी पैरेलल होंगी। ठीक है ना, ये क्या हमारी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की क्या है, कन्वर्स थी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये ऐसा है। तो AD कहाँ है आपका, AD है आपका 2, अब DB की वैल्यू है आपकी 3 एंड AE की वैल्यू है आपकी 3.5 और EC की वैल्यू है आपकी 3.5। अगर मैं इनको कैंसिल करती हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल्स टू 1/1। क्या ये है, क्या ये हमारे इक्वल हैं, तो ये हमारे इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स थ्योरम, ठीक है ना, जो हमारी कन्वर्स है CBBT, ठीक है, वहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो DE है वो हमारी क्या है, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो DE है हमारी, DE इज नॉट पैरेलल टू, ठीक है, DE जो हमारी नॉट पैरेलल टू, किसके पैरेलल नहीं है, वो हमारे BC के पैरेलल नहीं है, किससे, इस CBBT से। ठीक है, कन्वर्स से। इतना क्लियर हो गई बात। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड
एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, सर्कुलर फील्ड का जो फेंसिंग मतलब कि जो हम घेराबाड़ी करते हैं उसके चारों तरफ से, तो उसको पूरा जो रेट है, टोटल रेट जो है वो है आपका 5280 और पर मीटर का रेट है आपका 24। ठीक है, हमने जो पूरी घेराबाड़ी जो करी है सर्कुलर फील्ड में उसका टोटल रेट तो आपको कितना दिया है, 5280 इतना लगा, और 1 मीटर का जो खर्चा था वो था आपका 24 रुपीज। तो अब हमें क्या करना है, उस फील्ड का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, तो पहले अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे कि हमने टोटल करा कितना है ना। हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमने कितनी फेंसिंग करी, उसकी जो टोटल लेंथ थी वो कितनी है वो हमें पता ही नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी पूरी टोटल लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम यहाँ से, लेंथ ऑफ द फेंस। ठीक है, कि हमने टोटल जो फेंसिंग करी है सर्कुलर फील्ड की, तो हम उसकी लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टोटल लेंथ लिख देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द फेंस। ठीक है, कि हमने जो घेराबाड़ी करी वो कितनी करी। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है हमारी, टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, जितना टोटल रुपया हमने दिया, ठीक है, अपॉन में 1 मीटर का कितना था हमारा 24। ठीक है, तो पहले हम इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू वो निकाल लेंगे कि हमारा टोटल लेंथ कितनी थी। तो चलिए कर लेते हैं, 2 से ही करके देखते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, यहाँ करिए 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 4 = 8 एंड 0। ठीक है, अगेन कर लेते हैं, 2 6 = 12, अब यहाँ पे करा आपने 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 0, यह आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 6 से करके देखते हैं क्या 6 की टेबल में आ रहा है। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 2 = 12 और 0। तो कितना आ गया आपका 220 रुपीज आ गया यहाँ से। ठीक है, कि हम सॉरी इनकी हमारा टोटल लेंथ जो है वो कितना आ गया, पर मीटर था ना, तो हमारा 220 मीटर आ गया कि टोटल लेंथ इतना हमने फेंस करा। अब हमें क्या करना है, इसकी रेडियस बतानी है। अब एक बात और ध्यान देना, इससे पहले भी अभी हमने करा कि जब उसकी घेराबाड़ी जो हम कर रहे हैं तो वो क्या होती है, हमारी सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की ना। हम घेराबाड़ी कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ से कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई उसकी सर्कमफेरेंस, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो यहाँ से अब हम करेंगे लेंथ, समझ ये तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि लेंथ ऑफ फेंस जो है वो हमारे किसके बराबर होगा, या तो आप पेरीमीटर लिख दो या फिर हम सर्कमफेरेंस, क्योंकि सर्कल का हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर है। ठीक, अब लेंथ ऑफ कितनी आई आपकी, फेंस जो है वो आपकी निकली टोटल यहाँ से 220 मीटर। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका 2πr। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर 2 × 22/7 पाई की वैल्यू और ये r। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 220। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 220 यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, जो डिवाइड है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा और मल्टीप्लाई वाले नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, और ये ऐसे r की वैल्यू। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो 22 से ये कटा तो 22 10 सा। ठीक है, 2 से इसको कर लेंगे, 2 1 = 2, 2 5 सा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 = 35। ठीक है, ये आपकी क्या निकल गई, रेडियस निकल गई। ठीक, मीटर ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या निकल गया, आपका रेडियस निकल गया, जो कि हमें क्या बताना था इसमें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है ये, कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है। ठीक है, पहले हम साथ ही साथ करते भी चलते हैं इसको, ये एक पेड़ बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए ऊपर से। अब ये पूरा पेड़ था, ये पेड़ क्या हुआ हमारा, यहाँ से स्टॉर्म आंधी तूफान में क्या हुआ, ये टूट गया। ठीक है, और कहाँ से टूटा, बीच में से टूटा है, तो ये टूट करके क्या हुआ, बेंड हुआ। अब ये देखिए, ये पूरा पेड़ था, ये पेड़ अब टूटेगा तो बीच में से टूटेगा, तो ये जो ऊपर का हिस्सा वो नीचे आएगा, है ना। तो इसने बोला कि बेंड्स, जो ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड हो गया, सो दैट, इस तरीके से बेंड हुआ है यहाँ से ये, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो टॉप था इस ट्री का वो क्या हो गया, टच हो गया कहाँ पे, ग्राउंड में, नीचे। ठीक है, वेयर इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, जहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है हमारे 30 डिग्री का।
ये, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसके बाद बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है, इस ट्री, ये तो पूरा ट्री है हमारा, इस ट्री के फुट से लेकर के जहां पे ग्राउंड में टच कर रहा है, इन दो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी कितनी, 8 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो अब हमें क्या करना है, ट्री की हाइट फाइंड करनी। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, ट्री की हाइट तो फाइंड करनी है, लेकिन कौन सी, टोटल हाइट फाइंड नहीं करनी है, कौन सी करनी है, फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, जहां से ये टूटा था, मतलब कि इतनी हाइट हमको ये फाइंड करनी है, ठीक है, जहां से टूटा था, जो टूटा है वो हाइट भी फाइंड नहीं करनी है, टोटल हाइट भी फाइंड नहीं करनी है, केवल उतनी हाइट फाइंड करनी है जहां से ये टूटा, इतनी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको नेम दे देती हूँ ABC, ठीक है। या तो आप इसके नेम से भी ऐसे भी ले सकते हैं, और या तो हाइट को आप H भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग इस पे क्या करते हैं, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये देखना है, हमें H फाइंड करना है। तो जो चीज हमें फाइंड करनी है और जो चीज गिवन है उसके बीच में हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है आपका tan थीटा, है ना। तो ये हो गया आपका tan 30, ठीक है। तो tan 30 इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर कितना है अभी मैंने आपको बोला, या तो आप इसका नेम लिख लीजिए AB अपॉन BC ऐसे, या फिर आप लिख सकते हैं H अपॉन BC की वैल्यू कितनी है आपकी 8, वैल्यू पुट कर दिया अब हमने। अब tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी 1 अपॉन √3, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ ये हो जाएगा 8, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 अपॉन √3, ठीक है। तो ये आ गया आपका, किसकी वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी हाइट, ठीक है। जहां से ये क्या, द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पेरीमीटर और एरिया सर्कल का दोनों इक्वल है, तो पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, है ना। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2πr, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², है ना। अब कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी रेडियस फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, यहाँ देखो ये पाई आ रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो गए, आर आ रहा है यहाँ भी, ये भी आर आ रहा है, ठीक है, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बच गया आपका, ये 2 बच गया, और यहाँ से ओनली क्या बच गया आर। तो इसका मतलब जो रेडियस है वो कितनी यूनिट हो गई, आप क्या निकल गई आपकी 2 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th है, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का रिलेशनशिप बतानी है, मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में, ठीक है। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है हमारा, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इसका इंपेरिकल रिलेशनशिप होता है। कभी कभी तो हमें ये इस तरीके से रिलेशनशिप पूछ लेता है, और कभी कभी क्या होता है हमको यहाँ पे ये मीन की वैल्यू गिवन कर देगा, या मोड की वैल्यू गिवन, मीन और मोड की वैल्यू गिवन कर देगा, और पूछने का बताइए मीडियन क्या होता है ना। या फिर मीडियन की वैल्यू गिवन है तो बता दो मोड की वैल्यू क्या है। इस तरीके से भी ये हमें क्वेश्चन को दे सकते हैं, ठीक है। कभी फॉर्मूला आ जाता है, कभी वैल्यूज दे देंगे तो दूसरे की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो चलिए ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12th। क्वेश्चन नंबर 12, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशियो 3:5। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारा जो एक लाइन सेगमेंट है BC, ठीक है। मैं यहाँ पे जिसे बनाती हूँ, ये मैंने बनाया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। जैसे सपोज करो ये मैंने क्या करी है, मेरी जो लाइन थी इसको मैंने बना लिया BC, ठीक। इसको कह रहा है कि इंटरनली इन द रेशियो, ये हमारी कंस्ट्रक्शन में से आ गया, ये क्वेश्चन हमारे कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। इसमें बोला है कि BC को इंटरनली हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं रेशियो 3:5 में, ठीक है। जो रेशियो है वो हमारा यहाँ पे 3:5। तो वी ड्रॉ अ रे BX। अब हमने एक रे ड्रॉ करनी है BX सच दैट, इस तरीके से ड्रॉ करनी है जिससे हमारे CBX एक एक्यूट एंगल बन जाए, ठीक है, CBX। तो यहाँ से चलिए करते हैं, हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं, BX ड्रॉ करनी है, और ध्यान रहे कि कैसा एंगल बनना चाहिए, हमारा एक्यूट एंगल बनना चाहिए, ठीक है। एक्यूट मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो ये हमारा एक्यूट एंगल बन गया, क्या हो गया, CBX, है ना। इसका नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे X नाम दे दिया,
ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, एक्यूट एंगल, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन रे बी एक्स। अब हमें ये बताना है कि इस बी एक्स में हम कितनी इक्वल डिस्टेंस पर कितने पॉइंट्स लोकेट करेंगे। ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें मालूम है ये रेशियो वाले जब आते हैं तो रेशियो में हम क्या कर लेते थे, वहां पे इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 + 5 कितने हो गए हमारे 8 हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब कंपास को ओपन करके इक्वल आर्क लगाते हैं। ठीक है, इक्वल आर्क लगाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 और ये 8। ठीक है, इस तरीके से ये हम इक्वल आर्क लगाते हैं। ये तो सबसे पहले हमें बीसी लाइन जो गिवन है उसको करा हमने ड्रॉ, देन उसके बाद हमने एक रे ड्रॉ कर दी और एक्यूट एंगल बनाते हुए। ठीक है, देन उसके बाद हमें जो रेशियो में दिया है इसको हमने ऐड करा, ऐड करके इक्वल आर्क लगाते हैं। यहाँ पहले हमने कंपास को ओपन करा, यहाँ से ये आर्क लगाया, फिर इस पॉइंट पर रख करके इस यहाँ पे आर्क लगाया। इस तरीके से हमने टोटल 8 आर्क लगा दिए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि हमारे टोटल कितने इक्वल डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स हमने लोकेट करे, यहाँ पे 8 पॉइंट्स लोकेट करें। ठीक है, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x + py + 8 = 0 and 2x + 2y + 2 = 0 हैज यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर भी आपका ये चॉइस है, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, पी की क्या वैल्यू होगी जहां पे हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दी हैं। देखिए लिखते हैं फटाफट पहले, 4x + py + 8 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है वो है आपकी 2x + 2y + 2 = 0। देखिए दो हमारे पास दो इक्वेशन दी है और इसमें हमें ये बोला है कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए पी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब उसके लिए आपको पता होगा यूनिक सॉल्यूशन किस में होता है। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस में, है ना। और इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है, हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। हमारे इस फॉर्म में जब ये होगा तब वो हमारी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं क्या इसके जो कोफिशिएंट का रेशियो है क्या वो इस फॉर्म में आ रहा है। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख करके ही उसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो x का कोफिशिएंट हो गया 4/2, सेकेंड हो गया यहाँ से p/2 एंड कॉन्स्टेंट जो आपका है यहाँ से c 8/2। अब इनको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 हो गया। यहाँ से भी इसको अगर हम काटते हैं 2 4 साइड। अब देखिए पहली बात तो हमें इससे क्या है, नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि इसने बोला यूनिक सोल्यूशन का, तो यहाँ पे तो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, इसने खुद ही बोला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इज नॉट इक्वल्स टू p/2 ये। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए क्या है, ये चीज हो गई आपकी 2 सा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई यहाँ इसको करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 सा ये 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 4 जो है हमारा इज नॉट इक्वल्स टू p, कि ये, या यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने क्या था इसका, p इज नॉट इक्वल्स टू 4, कि p की वैल्यू कभी भी हमारी 4 नहीं हो सकती है। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी p की जो वैल्यू है वो 4 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका। तो अब देखते हैं हम इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखने की कौन सी लाइन के लिए हमारा कौन सा फॉर्म होता है, रेशियोज कोफिशिएंट के जो रेशियोज होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, उनके सोल्यूशन कितने होते हैं, इस टाइप का आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, ये सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट भी यही है आपका, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 7। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि देखो ऊपर वाले में तो इसने दिया था आपको कि यूनिक सॉल्यूशन है तो p की वैल्यू फाइंड करिए। अब नीचे इक्वेशन दी है तो अब इसमें पूछ लिया कि किस टाइप की स्ट्रेट लाइन से, किस टाइप की स्ट्रेट लाइन से ये बताइए, है ना। तो इस टाइप के आपके बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो इसलिए आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलो इसको कर लेते हैं फटाफट से। 2x + 3y = 5, सेकेंड है आपका यहाँ से 4x + 6y = 7। ठीक है, अब इसको करने के लिए पहले तो हमें इनकी कोफिशिएंट्स का रेशियोज चेक करना पड़ेगा। ये हो गया 2/4, ये है आपका 3/6 एंड देन यहाँ पे कोफिशिएंट है ये आपका, ये है 5 और ये है आपका 7। ठीक है, अब चेक करते हैं अगर हम इसको 2 1 = 2, 2 2 = 4, इसको भी कर लेते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6। अब यहाँ से इसलिए तो कट नहीं सकता,
तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, ये 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो ये 1/2 आया, ये 5.7, तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब हमारी ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है, जब हमारा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, जब ये कंडीशन होती है तब कौन सी लाइन्स होती है हमारी, पैरेलल लाइन्स होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन्स होती हैं। और इसके क्या है, पैरेलल लाइन्स होती हैं तो क्योंकि ये एक दूसरे, ये बिल्कुल स्ट्रेट ये पैरेलल लाइन्स हो गई, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, तो इसलिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रेट लाइन्स हो गई हमारी, पैरेलल लाइन्स। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? अब इसने बोला a bag contain 3 red balls. एक बैग है, उस बैग में आपकी 3 red balls हैं, 5 black balls हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उस बैग में से रेंडमली अचानक से एक बॉल निकालते हैं और वो बैग जो बॉल निकाली वो रेड बॉल आ जाती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल हमने निकाली वो रेड बॉल होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारी नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो यहाँ पे हमारी रेड बॉल्स कितनी है, 3। सेम इसी तरीके से अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारी, ब्लैक बॉल्स है हमारी 5। ठीक है, अब रेड बॉल्स हो गई, ब्लैक बॉल्स भी हो गई, तो अब हम क्या कर लेंगे, इनका टोटल लिख लेंगे कि टोटल बॉल्स कितनी है हमारी। ठीक है, तो टोटल बॉल्स जो हमारी कितनी है, इनको ऐड कर लेंगे तो कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल्स हमारी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, गेटिंग ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, तो यहाँ से रेड बॉल्स की निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए, अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा जिसकी हमें जो भी इवेंट अकर कर रहा है, मतलब जिस चीज़ का इसने पूछा है उसको हमेशा हम कहाँ रखते हैं, न्यूमरेटर में। रेड बॉल पूछा तो रेड बॉल अभी हमने लिखा था, ऊपर कितने आई थी, 3। ठीक है, इसको लिखेंगे हम ऊपर, और नीचे हमेशा हम क्या लिखते हैं, टोटल। ठीक है, टोटल जो हमारा है उसको हमेशा हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो गई, और टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारी, 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल की 3/8। ठीक है, तो ये था हमारा 14 का पार्ट फर्स्ट। अब हमने क्या करना है, 14 का सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए क्या है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है, हमने उस डाई को थ्रो किया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब हमें मालूम है कि डाई में हमारे कितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो हमारे कितने आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे हमारे। डाई है, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए हमारे, 6 हो गए, है ना। लूडो तो सबने खेला है, तो लूडो का जो डाइस होता है उसमें हमें मालूम है कि कितने आउटकम्स निकल सकते हैं हमारे, 1 to 6 निकल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे, टोटल नंबर लिखा है मैंने, तो इसलिए लिख दिया यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसने ये पूछा है प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब चेक करो इसमें प्राइम नंबर्स कितने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब प्राइम नंबर क्या हो गया, एक तो ये 2 हो गया प्राइम नंबर, ठीक है, 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो 2 3 5 कैसे नंबर है हमारे, प्राइम नंबर्स हैं। तो कितने हो गए हमारे, ये 3, 1 2 3 काउंट करा हमने, प्राइम नंबर हमारे 3 आ गए। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे अभी बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो देखो अब क्या, अभी बताया था आपको कि जो हमारा जो चीज़ पूछा जाए उसको हमेशा हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो टोटल होंगे हमारे, जो टोटल आउटकम्स होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में। तो टोटल आउटकम्स थे यहाँ पे हमारे 6, और प्राइम नंबर्स थे हमारे 3। तो इसको अब हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी हमारी, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको फाइंड करेंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो हमारा ग्राउंड पर कैसा खड़ा है, वर्टिकली, है ना। टावर होगा तो खड़ा होगा आपका, ये देखिए ऐसे। ठीक है,
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, जैसे सपोज करो ये पॉइंट ले लिया, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखो टावर ये है तो टावर का फुट ये होगा, इसके फुट से इस ग्राउंड के पॉइंट की जो ये डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी 15 मीटर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और क्या बोला है इसने कि इस ग्राउंड के इस पॉइंट से लेकर के इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है आपके 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है, ये बन गया। अब क्या कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब हमें इस हाइट को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम नेम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हमें हमेशा, मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि हमें ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है और क्या चीज़ गिवन है, तो उनके बीच का रिलेशन लगाएंगे हम। हमें हाइट फाइंड करनी है और बेस गिवन है, ठीक है ना। हाइट मतलब ये थीटा के सामने वाला हमेशा जो भी होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब चेक करो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा का। तो ये हो गया हमारा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हो गया आपका परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखिएगा ये जो है हमारा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया आपका AB अपॉन BC। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3, और AB आपको हमने क्या लेट कर लिया था यहाँ पे H, और BC की वैल्यू इसने गिवन है हमें 15 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्रॉस ये करेंगे तो ये हो जाएगा 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 √3 इक्वल्स टू क्या आ गया H, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हाइट जो हमें इसने पूछी थी, हाइट ऑफ द टावर, ठीक। तो चलिए ये हो गया हमारा, मीटर में दिया था तो मीटर लिख दे रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E नॉट इज। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी से बोला है कि कोई घटना घट रही है, हमारी होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है हमारी कितनी। तो हमेशा याद रखिएगा होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उन दोनों का सम हमेशा क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। इस वाले उसमें तो हमें ये पूछ लिया कि बताइए कि होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, उन दोनों का सम। कहीं कहीं पर ये पूछ लेता है हमको कि होने की प्रोबेबिलिटी दे दी, सपोज करिए 0.2 दे दी, ठीक है। तो बताइए ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे होने की प्रोबेबिलिटी, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी तो ऐसे पूछ लेता है या और कभी किसी एक की वैल्यू दे देगा इन दोनों में से, इवेंट होने की और इवेंट ना होने की, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा और किसी और की पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करने हैं क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के थे। तो ये था हमारा पार्ट A का सेक्शन फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप एक बार इसको और देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सेक्शन 2 के साथ, ठीक है, ओके, थैंक यू।